रसूल साहब हमें जुड़े मुमताज़ कानूनी माहिर हैं, तजिया निगार हैं। साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अच्छा सर, सर दस नाज़रीन को ये तो समझाएं कि इस सूरत हाल में क्या प्राइम मिनिस्टर मुस्ताफ़ी हो सकते हैं, क्या वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर सकते हैं जबकि तहरीक अदम-ए-एतमाद आ चुकी है? ये वाज़े कर दे ज़रा आम लोग देखने वालों के लिए। जानी साहब, इस सूरत के अंदर बहुत शुक्रिया। इस सूरत के अंदर प्राइम मिनिस्टर के पास असेंबलीज डिसॉल्व करने का कोई ऑप्शन नहीं है। सही है। जो है आइन इसके बारे में बड़ा क्लियर है। बड़ा क्लियर। एक दफा वो कॉन्फिडेंस पेश हो जाए और उसकी बहस शुरू हो जाए तो वहां से लेके वोटिंग पीरियड के दरमियान तक असेंबलीज डिसॉल्व प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकते। लेकिन वो खुद इस्तीफा दे सकते हैं? जो उनके खुद इस्तीफा देने वाली बात है, ये बात तो क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव डिस्क्रेशन की बात है तो ये हमेशा ही ऑप्शन अवेलेबल रहता है किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर के पास। ये वाला ऑप्शन हमेशा ही अवेलेबल रहता है कि वो अपनी सीट से मुस्ताफी हो जाए। इसके अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर कोई एक्सप्रेस ममानत नहीं है आइन के अंदर कि जो शख्स एक दफा के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए वो इस्तीफा नहीं दे सकता। साथ साथ ये भी बताइए कि इस सूरत हाल में जब बज़ाहिर अगर नंबर गेम को हम देखें तो मुत्तहिदा और बाप की जानिब से अपोजिशन का साथ देने के बाद जो पाई चार्ट बनता है उसमें तो लगता है कि हुकूमत अपनी अक्सरियत खो बैठी है। तो ये सिर्फ एक इखलाकी जवाज़ है या आइनी और कानूनी तौर पर भी ये जवाज़ जन्म लेता है कि हुकूमत को हुकूमत करने का इख्तियार नहीं रहा फिलहाल? देखिए, इखलाकी जवाज जब तक वोट्स कास्ट नहीं होते तब तक तो तमाम चीजें इखलाकी जवाज हैं। और आप जैसे कि जानी साहब मेरे से बेहतर जानते हैं कि इखलाकी जवाज के ऊपर हमारी गवर्नेंस कभी भी नहीं चली। अब से माजी के अंदर भी जितने भी इखलाकी तनाजर थे उसके ऊपर हमारे सियासी लीडरान ने कभी भी अमल नहीं किया। कानूनी तौर पे जब तक वोट कास्ट होके काउंट नहीं हो जाता उस वक्त तक ये गवर्नमेंट इंटैक्ट है। बल्कि मैं वाजे करता चलूं आइन की पोजीशन कि अगर इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कास्ट हो भी जाए तो जब तक नए प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं हो जाता असेंबली से उस वक्त तक प्रेसिडेंट का डिस्क्रेशन है कि वो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर को कहें कि वो कंटिन्यू करते रहें इन द सीट। तो इखलाकी जवाब जो है वो तो मेरा ख्याल है कि जब तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब होने की सूरत में जब तक नए वज़ीर आज़म के इंतखाब कौमी असम्बली से अमल में नहीं आता तब तक सदर ममलिकत उससे पहले वज़ीर आज़म को कह सकते हैं कि वो अपनी खदमात जारी रखें। ये अरसा कब तक हो सकता है? ये जी आईन पाकिस्तान तो ये कहता है कि जब तक नए वजीर आजम का इख्तियार जब तक नए वजीर आजम का इलेक्शन नहीं होता उस वक्त तक प्रेसिडेंट जो है वो एग्जिस्टिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, या जब तक इंटरिम गवर्नमेंट फॉल करके तो इलेक्शन की तरफ मामला नहीं जाते तब तक प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जिस सिचुएशन के अंदर ये तमाम वोट नो कॉन्फिडेंस हो रहा है इसका तो एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर को रिमूव किया जाए। बल्कि आपको याद ही होगा कि ऑपोजिशन की तरफ से इस तरह के भी बयान शुरू में आए कि हम के पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई इन हाउस चेंज भी हो जाए तो उन्हें काबिल कबूल होगा, यानी कि हदफ गवर्नमेंट नहीं है, हदफ प्राइम मिनिस्टर है। ऐसी सिचुएशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद कोई फायदा नहीं होगा गवर्नमेंट को अगर इंटरिम मेजर के अंदर इमरान खान साहब कंटिन्यू करते रहें। इसलिए फौरन उनको किसी नए शख्स को यानी कि शहबाज शरीफ साहब को एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलवा के इलेक्ट करवा के असेंबली से प्राइम मिनिस्टर साहब को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरे मौजू पर। सलमान साहब आपकी जानिब मैंने आना है लेकिन ये जरा साथ साहब मौजूद है तो उनकी मौजूदगी का फायदा उठा रहा हूँ। वैसे साद साहब के मुंह से शहबाज शरीफ साहब का नाम सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। खुशी? उन्होंने तो कहा कि फिर शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट लेंगे। अभी तो मेरा ख्याल नामजदगी उनकी हुई नहीं। साद रसूल साहब की खबर है ना ये? नहीं, वो तो वैसे तो सियासी तौर पे खबर आपको पता है साद रसूल साहब बाखबर तरीन हलकों में पाए जाते हैं। नहीं, मैं और आप तो लाहौर पाए जाते हैं। मैंने कहा जब वो बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब फिर एतमाद का वोट लेंगे। जी साद साहब, मैं सलमान साहब के लिए वाजे करता चलूं। सबसे पहली बात ये कि ये मेरी खबर नहीं है। मैं जिस ऑपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर सलमान साहब सुन के इन्हिसार कर रहे हैं मैं भी उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा हूं। यानी आपकी अमूमी राय जरदारी साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे तो मैं उनकी बात पे यकीन रखता हूँ। अच्छा, अमूमी राय थे। साथ साहब ये बताइएगा, आ जाते हैं उस मरासले की जानिब जो कि केबल बज़ाहिर मुबैना तौर पर यह एक ख़त है, ख़त तो वज़ीर आज़म ने कहा था। इस मामले में जो सीक्रेट एक्ट है उसकी क्या शराइत हैं? वज़ीर आज़म ये मुतल्लिका तरीन फोरम यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में हुकूमत इसे क्यों नहीं ले जा रही? कौमी सलामती के मुशीर हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहे? जो रेलिवेंट मोस्ट फॉरम्स हैं वहाँ से गूंज या वहाँ से कोई तस्दीक या तरदीद क्यों नहीं आ रही? उसकी बजाय
जलसा या चीफ जस्टिस साहब के सामने रखना, या फिर आज कुछ इत्तेहादियों के नुमाइंदों या सहाफ़ियों के सामने रखना, और फिर वो मेरा सवाल वो सीक्रेट एक्ट या उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ज़रा ये भी आसान लफ्ज़ों में वाज़े कर दें। देखिए, पाकिस्तान सीक्रेट एक्ट्स की रिक्वायरमेंट जो हैं वो बड़ी थोड़ी सी लूज हैं, जिस वजह से एक ब्रॉड एम्बिट के अंदर उस कानून को देखा जाता है। कानून ये कहता है कि ऐसी तमाम चीजें या ऐसी तमाम दस्तावेजात या ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन जिससे कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर या पाकिस्तान के इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर या पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर अगर किसी भी तरीके से वो उनको खराब करते हों तो वो सीक्रेट एक्ट के नीचे वो चीजें डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। रियासत का कोई ओहदेदार भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। आपकी बात इस हद तक बिल्कुल दुरुस्त है जामी साहब, और मैं आपसे एग्री करता हूं कि इस मामले को जो मुतल्लिका फोरम्स हैं नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के उनके ऊपर उठाना चाहिए, बल्कि इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी उठाना चाहिए। वजीर खारजा साहब इस वक्त गए हुए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को इस पर बात करनी चाहिए। और हुकूमत ये क्यों नहीं कर रही, ये बात तो वजीर आजम साहब भी बेहतर बता सकते हैं। बलसाद साहब, आई एम स्टिल अनएबल टू फाइंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कि वो कहाँ हैं। उनकी तो बड़ी अहमियत थी, वो तो नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी पे आपको याद होगा हमें कैसे इन डेप्थ ब्रीफिंग दिया करते थे कि कितनी जामे और मौसर हमने कौमी सलामती की पॉलिसी तरतीब दी है। बट अब जबकि उनसे जुड़ा एक मामला सामने है तो सरकार की जानिब से भी कुछ नहीं सुनने को मिल रहा, और वो भी नहीं मिल पा रहे, बजाय इसके बावजूद कि उन्हें ढूंढने की मैंने कोशिश की है बहुत ज़्यादा। देखिए, ये तीनों फोरम्स, ये तीनों प्लेसेस जो है ना जामी साहब, इनको इसका एक फॉर्मल रिस्पांस आज नहीं तो कल में देना पड़ेगा। सबसे पहले हमारी वजारत खारजा को इसका रिस्पांस इवेंचुअली कोई ना कोई देना पड़ेगा किसी फोरम के ऊपर, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। ऐसे नहीं हो सकता कि एक सॉवरेन कंट्री जो कि न्यूक्लियर पावर हो उसका वजीर आजम इस बात को पब्लिकली अनाउंस करे कि मेरे खिलाफ एक इंटरनेशनल साजिश हो रही है, कहे कि फॉरेन मिनिस्टर को पता है, फॉरेन मिनिस्टर इस बात की तस्दीक करे, कहे कि मुझे काफी अरसे से इस बात का पता है, 2-1 हफ्ते से, और इसके बावजूद पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई रिस्पॉन्स किसी फोरम पे ना आए, ये नहीं हो सकता। बल्कि इसके बरक्स जो मोफा के तर्जुमान हैं वो इस मामले पर तस्दीक तरदीद करने से अक्सर इनकारी हैं, न तस्दीक कर रहे हैं न तरदीद कर रहे हैं। कल की स्टोरी हमारी बहुत ही अजीब सी बात है। दूसरा जामी साहब, नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन को भी इसका प्रॉपर रिस्पांस देना पड़ेगा। और मैं एहतराम कहूं कि क्योंकि ये वाला मैटर शेयर किया जा चुका है प्राइम मिनिस्टर के बकौल हमारी अस्करी की आदत से, तो सूनर और लीडर ISPR को भी इस पे कोई बयान देना पड़ेगा। अगर बयान इतना भी हो कि हम इस पे बात नहीं कर सकते ऑफिशियल सीक्रेट के नीचे, तो भी कुछ रिस्पांस देना जरूरी है। रियासत को इस तरह लोग एक बेचैनी की हालत में हैं कि क्या पाकिस्तान में पहले भी यही होता आ रहा है, आज भी यही हो रहा है। लेकिन साथ साथ यहाँ पर तो कुछ लोगों की ये भी सवाल हैं जो कि बड़े सेंसिटिव सवाल हैं कि क्या वाकई किसी आला तरीन अस्करी और सियासी प्लेटफॉर्म पर इस नुक्ते को उठाया गया है बाहमी मुशावरत के अंदाज में, या ये भी बस कहा गया है। ये भी इसकी भी तस्दीक तरदीद नहीं हो पा रही इस नुक्ते के भी। बहरहाल साथ रहिएगा, मैं कुछ आम खबरें हैं सलमान साहब, सियासत पे भी वापस आते हैं। ये तो खैर मुद्दा रहेगा ज़रा बहस, क्योंकि ये तो अब प्राइम मिनिस्टर के नज़दीक या उनकी गवर्नमेंट के नज़दीक सबसे अहम मुद्दा है ये कि ये जो मुबैना एक लेटर है, एक मरासला है, एक तार है, उसकी वजह से हुकूमत को गिराया जा रहा है और हुकूमती अपोजिशन जमातें उसका हिस्सा हैं। ये बैन अल-कौमी साजिश है, ये कहा जा रहा है। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास नाज़रीन आज बुलाया है। यही वजह बनी है कि जो सहाफ़ियों के साथ मुलाकात है वो अल्तवा का शिकार है, गालिबन मज़ीद ताख़ीर होगी। शायद उन्हें यह भी मशवरा दिया गया कि ये ना करें, लेकिन उनका फ़ैसला यही है कि मुलाकात तो होगी लेकिन अल्तवा का शिकार है। इसमें हुकूमत की MQM समेत तमाम इत्तेहादियों को काबीना इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। MQM की क़यादत को काबीना इजलास में शिरकत की दावत बाकायदा दी गई और इजलास में शिरकत करने के हवाले से फ़ैसला MQM पर मुनहसर है, ये हुकूमती ज़राए ने कहा जब उनसे पूछा गया। और इत्तेहादियों में जितनी भी फ़रीक़ैन शामिल हैं उन सबको ये दावत दी गई। बाप के रहनुमा खालिद मक्सी, उनको भी इजलास में शिरकत की दावत दी है। ये हुकूमती ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन जब उनसे हमने ये पूछा कि क्या खालिद मक्सी साहब से आपका कोई बाकायदा फॉर्मल रब्ता हुआ है इस सिलसिले में, तो उन्होंने कहा कि उनसे रब्ता नहीं हो सका। दावत दी है, फिर कैसे दी है ये मालूम नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से मंसूब एक बयान आया कि वो फरमाते हैं कि वो मसरूफ़ हैं, शिरकत नहीं कर सकते। असलम खान साहब, वो तो वाकई मसरूफ़ हैं, गालिबन 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो वो तो मसरूफ़ होंगे, काबीना इजलास में कैसे आएँ? बिल्कुल यही एक सूरत हाल है कि अब बुलावा आ रहा है लेकिन अब वो मसरूफ़ हो गए। अगर ये पहले मुलाकातें कर ली जाती तो शायद ये दिन देखना ना पड़ता।
और मुश्किलात यकीनी तौर पर बार बार ये जो हम बात कर रहे थे कि क्या मुमकिनात हो सकते हैं, क्या कुछ फैसला तब्दील हो सकता है। राब्ता कमेटी का जो इजलास है और 2 बजे इजलास भी है, देखें जामिर साहब उस इजलास की सदारत खालिद महबूब सिद्दीकी ने करनी है। राब्ता कमेटी का ये इजलास कल से तय हो गया था कि 2 बजे इजलास होगा और पहले ये तय हुआ था कि कराची आ जाएगी MKM की क़यादत और यहाँ मुलाकात करेगी, लेकिन फिर तय हुआ कि